सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। कुछ नया नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिहार में चुनाव है और ये आपको पता है। और चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरीके से चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की हवा टाइट करने में लग गई है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझिए। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। और समय है सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे। अब पहली खबर के माध्यम से ये समझिए कि बिहार में चुनाव को देखते हुए किस प्रकार चुनाव आयोग प्रत्याशियों की हवा टाइट करने में लगी हुई है। दरअसल चुनाव आयोग ने करीब 100 टीमें बनाई हैं जो बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे नेताओं के बटुए पर नजर रखेगी। बटुए पर नजर रखने का मतलब वो चुनाव के दौरान कितना खर्च करते हैं, कितना पैसा लुटा रहे हैं, ये सब बात पर ये टीमें नजर रखेंगी। 28 लाख का सीमा तय किया गया है एक प्रत्याशी के लिए पूरे चुनाव के दौरान। यानी जब तक आदर्श आचार संहिता नहीं लगता है तब तक एक प्रत्याशी 28 लाख रुपया लुटा सकता है। अब देखिए, यहाँ मजेदार ये है कि रसगुल्ला से लेकर बल्ब तक और बल्ब के होल्डर तक सबका रेट फिक्स किया गया है। और इस रेट से ज्यादा अगर रजिस्टर में दर्ज होता है तो उस प्रत्याशी पर कार्रवाई होगी। अब रेट जान लीजिए, रसगुल्ला का 15 रुपया, समोसा का 8 रुपया, और इन दोनों के साथ अगर लंच का पैकेट तैयार होता है तो उसका रेट रखा गया है 105 रुपया। इसके बाद कागज का, कलम का रेट भी तय किया गया है। उसके बाद अगर रात में कहीं प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में यूज हुए बल्ब का दाम भी जोड़ा जाएगा। यहाँ तक कि उस प्रोग्राम में कितना वाट बिजली खपत हुआ है उसका दाम भी जोड़ा जाएगा। कपड़ा का अगर बैनर बनता है तो उसका दाम 20 रुपया 1 वर्ग फीट का तय किया गया है। पार्टी का अगर झंडा बनता है तो उसका दाम 22 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा पोस्टर अगर बनता है तो उसका खर्चा 80 रुपया प्रति वर्ग फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वीडियो और ऑडियो कैसेट अगर बनता है तो उसका दाम एक कैसेट का 20 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टोपी का दाम भी फिक्स हुआ है। अब कोई प्रत्याशी अगर टोपी पहनता है या फिर कोई उसे पहनाता है तो उसका दाम भी इस खर्च में जोड़ा जाएगा। उसमें भी अगर खादी का कोई टोपी प्रत्याशी पहन रहा है तो उसका दाम 150 रुपया फिक्स किया गया है। इसके बाद अगर सूती के कपड़े का टोपी पहना जाता है या पहनाया जाता है तो उस पर 30 रुपया जोड़ा जाएगा। पगड़ी के लिए भी 150 रुपया और बैच जो लगाते हैं उसके लिए 55 रुपया फिक्स हुआ है। इसके बाद प्रचार के दौरान कौन सी गाड़ी प्रयोग में लाई जा रही है उसका रेट भी फिक्स हुआ है। और इस वक्त वो लिस्ट आप देख रहे हैं जिसमें रेट तय किया गया है और इसका जो टोटल लिमिट है वो है 28 लाख। इसी में कार्यकर्ताओं को रसगुल्ला भी खिलाना है, उनके घूमने का खर्च भी देना है, माला, पगड़ी और टोपी भी पहनना है। अब सवाल कि इससे ज्यादा खर्च करने पर पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव आयोग ने 100 टीम तैयार की है। इसमें 56 टीम जो होगा वो वैध खर्चों पर ध्यान रखेगा और 42 टीम जो होगा वो अवैध खर्चे पर ध्यान रखेगा। अब आइए कि 15 के चुनाव में किस पार्टी ने बिहार में कितना खर्च किया था। भाजपा 104 करोड़, कांग्रेस 10 करोड़, जदयू 13 करोड़ और आरजेडी 1 करोड़। यानी सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने सबसे ज्यादा खर्च किया था। अब दूसरी खबर, महागठबंधन से जिस प्रकार पहले मांझी और फिर कुशवाहा निकले वो ये बताता है कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी एकाधिकार के साथ आगे बढ़ रही है। मांझी की शिकायत भी यही थी कि उनकी बातों को कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने एक समिति की मांग की थी ताकि उन्हें तेजस्वी के अंदर रहने और उनके आदेशों पर चलने की जरूरत ना पड़े, लेकिन इस समिति का गठन भी नहीं हुआ था। मांझी साहब कई दिनों तक अपने मांग पर अड़े रहे, लेकिन जब उन्हें थोड़ी सी बेइज्जती महसूस हुई तो उन्होंने गठबंधन को छोड़ने का फैसला लिया और अलग हो गए और फिर बाद में नीतीश बाबू के साथ चिपक गए। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की शिकायत ये थी कि उनके अध्यक्ष को यानी उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन बतौर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे रखे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐसा होना असंभव है तो वो भी झोला उठाकर चल दिए और एक नया मोर्चा बनाए हैं। और अब खबर यह है कि सीपीआई माले ने महागठबंधन से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल ने कहा है कि चुनाव में सीटों को लेकर आरजेडी और सीपीआई माले का तालमेल नहीं बैठ रहा है और इसीलिए अब इन दोनों में दूरियां बढ़ना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय सचिव कुणाल ने साफ ये कहा है कि सीटों को लेकर
कई राउंड बैठक की गई, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं हुई। सीपीआई माले ने बिहार भर की 30 सीटों को अपने जनाधार के हिसाब से चुनकर आरजेडी को यह प्रस्ताव भेजा था कि इन 30 जगहों पर सीपीआई माले को अपना उम्मीदवार उतारने दिया जाए, लेकिन आरजेडी ने मानने से मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने 20 सीट मांगी तो वो भी नहीं मिला। इसीलिए इन दोनों के बीच अब दूरियां बढ़नी शुरू हो गई है और कल सीपीआई माले ने 30 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार की सूची भी जारी कर दी है और इसके साथ ही महागठबंधन को एक छोटा सा झटका और लग गया है। लेकिन शायद अब तक होने वाले हानियों पर आरजेडी ध्यान नहीं देना चाहती। इसीलिए एक तरफ जहां पूरे बिहार चुनाव का प्रोग्राम तय हो चुका है, तो आरजेडी को इन झटकों पर गंभीर होकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में महागठबंधन सिमट कर गठबंधन बनकर रह जाएगी। अब तीसरी खबर, आपने अगर आज तक ये नहीं सुना है कि पुलिस का थाना किराए के मकान पर भी चलता है, तो आज सुन लीजिए। मोतिहारी में एक थाना है जो किराए के मकान में चल रहा है और वजह यह है कि वहां पर बाढ़ आया हुआ है। मोतिहारी में एक बार फिर से बाढ़ का कहर जारी है और वहां का एक थाना पानी में डूब गया है। इसीलिए मजबूरी में वहां का बेबस लाचार थाना एक दूसरे मकान में किराया देकर चलाया जा रहा है। ये पूरा वाकया है मोतिहारी के सुगौली क्षेत्र का, जहां नेपाल के पानी के दबाव की वजह से बाढ़ के पानी ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया है और वहां के पुलिसकर्मी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर एक मकान किराए पर लेकर वहां पर थाना चला रहे हैं। बात अगर बाढ़ की करें या फिर पानी से होने वाली समस्याओं की, तो कुछ नया नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ उसी तरह से है जैसे हवा में ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ के नेताओं को बाढ़ एक क्षणिक समस्या लगती है जो कुछ महीनों के लिए आती है और फिर चली जाती है। और बिहार में बाढ़ का आना क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इनकम का स्रोत है, जिसमें आने वाले फंड से ये लोग बड़ी ही बेशर्मी से करोड़ों पैसा बचाते हैं और अपने तिजोरी में भरते हैं और उस पैसे से बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, रईसियों का लाइफ स्टाइल जीते हैं और फिर चुनाव के लिए टिकट भी उसी पैसे से खरीदते हैं। और इसीलिए ये लोग बाढ़ ना आए उसके लिए व्यवस्था क्यों करेंगे। अब चौथी खबर बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के घटक दल बीजेपी, जदयू और लोजपा, इन तीनों की अलग अलग सोच है और लोजपा शुरू से ही बागी तेवर अपनाए हुए है, जिस पर बीजेपी और जदयू शुरू से ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि बीच में लोजपा को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले तो खबर यह भी आई थी कि लोजपा एनडीए में रहते हुए जदयू और हम पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इसी सीट विवाद को सुलझाने के लिए कल दिल्ली में एक बार फिर से हाई लेवल की बैठक हुई है और इस मीटिंग में बीजेपी, जदयू और एलजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल थे। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की गई और यह बैठक हुई थी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये दोनों मौजूद थे। हालांकि खबर ये थी कि बीते दिन सीट को लेकर घोषणा हो सकती थी, लेकिन अब इस बैठक के बाद सीट बंटवारे की घोषणा 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इस बैठक के बाद ये बात भी चर्चा में है कि अमित शाह खुद चिराग पासवान से बातचीत करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बैठक के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार 3/4 बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। इसके बाद इस बैठक को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एनडीए में हो रही बगावत को लेकर ये कहा है कि एनडीए एकजुट है और सीट बंटवारे का फैसला 2 दिन में तय हो जाएगा। एनडीए की तरफ से बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी भी जदयू को समर्थन देगी। अगर उम्मीदवारों के नामांकन की बात की जाए तो आज यानी 1 अक्टूबर से पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो रहा है, लेकिन अब तक ना महागठबंधन में और ना ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला आया है। एनडीए को अब भी 2 दिन का वक्त चाहिए, वहीं महागठबंधन तो रोज ही सीट शेयरिंग के नाम पर बट रही है। अब अंतिम और 5वीं खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इस दिशा निर्देश के मुताबिक 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स इन सब को खोलने की परमिशन दे दी गई है। स्कूल और कॉलेज को खोलने की बात करें तो उस पर सरकार 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेगी। राज्य सरकार को इस बात की छूट दी गई है कि अपने अपने राज्यों में स्कूल और कॉलेज को लेकर खुद फैसला ले सकते हैं, लेकिन अभिभावक की सहमति जरूरी होगी। इसके बाद दिशा निर्देश के मुताबिक सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ये सब 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा और दर्शकों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो 31 अक्टूबर तक वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहेगा। अगर कमर्शियल फ्लाइट की बात की जाए तो जिन फ्लाइट्स को पहले ही गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है वही फ्लाइट उड़ान भरेगी और इन्हें छोड़कर सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर रोक जारी रहेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।